हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, गॉस के प्रमेय का सत्यापन बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे। इसके साथ साथ गॉस के प्रमेय पर आधारित एक अनुप्रयोग था, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, गॉस के प्रमेय पर ही आधारित अन्य जो अनुप्रयोग है उसको क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना विलंब किया चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉस के प्रमेय पर आधारित जो हमारा दूसरा अनुप्रयोग है वो क्या होने वाला है, तो अनंत विस्तार का एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना है। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अनंत विस्तार का समतल कोई चादर है। चादर मतलब उसको इंग्लिश में सीट बोलते हैं। सीट क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही सरफेस होता है या एक ही पृष्ठ होता है, दो पृष्ठ नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये सीट है, ये ध्यान रखना है। ठीक, जिसमें केवल एक ही पृष्ठ है। और ये जो सीट है यानी कि चादर है, समतल चादर है, एक समान रूप से क्या है, पूरा का पूरा आवेशित है। अगर एक समान रूप से आवेशित है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा। और वैद्युत क्षेत्र बन रहा है तो आपको बताना है इस सीट से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा उसकी तीव्रता कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर अगर गॉस का प्रमेय की सहायता लेके अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, हम आसानी से उसके बगल में कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये कैलकुलेशन। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कोई सीट माना है। ठीक, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ये है। और इस सीट क्या हुआ है, एक समान रूप से दिख रहा होगा आपको, एक समान रूप से मैंने आवेशित भी बना के रखा हुआ है। इस पे आवेश है, एक समान रूप से आवेशित है। और मैं मान के चल रहा हूं कि टोटल इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, क्यू है। अब करना क्या है, इस सीट से कुछ दूरी पे, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दूरी पे एक बिंदु माना है मैंने पी। इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा उसकी तीव्रता कितनी होगी, वही हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब सोचिए इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, तो चूंकि किस फॉर्मूले से करना है, तो गॉस के प्रमेय से करना है। तो गॉस के प्रमेय से अगर करना है तो भैया गॉस का प्रमेय तभी अप्लाई होता है जब उसके चारों तरफ क्या मानना हो, मतलब उस आवेश के चारों तरफ क्या मानना पड़ेगा आपको गॉस का प्रमेय लगाने के लिए, एक गॉसियन पृष्ठ। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस चादर या इस आवेश के चारों तरफ हमको क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ। तो एक गॉसियन पृष्ठ जो होता है इसका भी मानने का एक तरीका है। तरीका क्या है, मतलब दो पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट याद रखना होता है कि गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से होना चाहिए कि उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जहां पर आप क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया भी था इस चीज को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना होता है कि गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से बंद होना चाहिए या इस प्रकार से होना चाहिए कि जितना भी आवेश है सब के सब क्या हो जाए, उसके अंदर आराम से आ जाए। और गॉसियन पृष्ठ का कोई स्पेशल शेप नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये गॉस के प्रमेय में मैं बताया था आपको। ये गॉसियन पृष्ठ या तो आप कैसा मान सकते हैं, गोलाकार भी मान सकते हैं, ठीक, घनाभ के आकार का भी मान सकते हैं, घन के आकार भी मान सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बेलन के आकार का भी मान सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि पूरा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ इस केस के लिए फिलहाल के लिए जो गॉसियन पृष्ठ माना हूं वो कैसा माना हूं, तो आप देख सकते हैं घनाभ के आकार का माना हूं। ठीक, और घनाभ के आकार का मानने से बेनिफिट पहला नंबर ये हुआ कि पहला वाला जो पॉइंट हमारा था कि गॉसियन पृष्ठ उस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो गॉसियन पृष्ठ का एक पृष्ठ जो है, एक सरफेस जो है इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो ये हमारा समस्या रिजॉल्व हुआ। दूसरा पॉइंट मैंने बोला गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार होना चाहिए कि उसके अंदर सभी के सभी आवेश आराम से आ जाए। तो टोटल आवेश इस पृष्ठ पे कितने थे, क्यों। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ जो माना हूं मैं, घनाकार माना हूं, ठीक, इससे क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जो चार्ज है उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आराम से आ गया है। ठीक, अच्छा इस गॉसियन पृष्ठ को ना मैंने कुछ पीछे भी बढ़ा दिया है। अच्छा कितना दूरी बढ़ा है, तो जितना दूरी आगे यहाँ पे है उतना दूरी पीछे भी है। ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले पृष्ठ पे भी होगी। ठीक है, इसका आगे कुछ काम आने वाला है इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक, अब क्या करना होता है, जब हम गॉसियन पृष्ठ मान लिए हैं, ठीक, तब क्या करना होता है, तो करना कुछ नहीं है। अब इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला क्या निकालना होता है, हमको फ्लक्स निकालना होता है, क्योंकि गॉस का प्रमेय क्या कैलकुलेट करता है, वैद्युत पथ को ही कैलकुलेट करता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो बताइए इसके कितने तरीके अपने पास। तो किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला अगर फ्लक्स निकालना है तो उसको दो तरीके हैं, एक तो पहला गॉस का प्रमेय, और उसके पहले भी एक पढ़े हम लोग मेन फार्मूला जिसको मैं बोलता हूं, और वो क्या है, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जो कि मेन फार्मूला है। उससे भी निकाल सकते हैं किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, और गॉस का प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। ठीक,
हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे पृष्ठ से, जो कि गॉसियन पृष्ठ एक सरफेस ही है पूरा, उस पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है, इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो दोनों एक ही मतलब दोनों की संख्या क्या आएगी, बराबर ही आएगी। बच्चों की जितना पहले वाले फॉर्मूले से आएगा उतना दूसरा वाला फॉर्मूला भी बताएगा, और दोनों एक ही मतलब उतना ही बता रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लास्ट में हमको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तो हमको जिस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी वो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं, कैसे, मेन फार्मूला था। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक, गॉसियन, बोला भैया सही है जी सर, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, ये मैं पहले मेन फॉर्मूले लगाता हूं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, तो कहता है कि फाई ई जो होगा बराबर होगा कितना, बोलिएगा, ई ए कॉस थीटा के। जी सर बिल्कुल सही है, ई ए कॉस थीटा पहले पढ़ चुके हैं, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। हाँ सर, ई क्या होता है, तो जहां पे वो सरफेस है या जहां पे वो क्षेत्रफल रखा हुआ है या जहां पे वो गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वो ई है। क्योंकि यही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, आगे भी समझा रहा हूं। और ये जो होता है वो क्या है, पूरा क्षेत्रफल, जिससे आप फ्लक्स क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पूरा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और उसके साथ साथ थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो ई और ए के बीच का क्या होता है, कोण होता है। अब आइएगा, हमको क्या करना है, अगर इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ये तो करना है, तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है तो पूरा क्षेत्रफल रखना पड़ेगा। पर एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब हम इससे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे निकलने वाला, तो इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस पूरे पृष्ठ से फ्लक्स नहीं निकलेंगे। क्या मतलब सर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो गॉसियन पृष्ठ हम माने हैं ना, उससे केवल कुछ ही सरफेस से या कुछ ही पृष्ठ से केवल फ्लक्स निकलेंगे इस सिचुएशन में, और कुछ जो पृष्ठ होंगे उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर उससे निकलने वाला फ्लक्स जीरो है तो उसका क्षेत्रफल लेने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको छोड़ देंगे। तो जितना क्षेत्रफल से फ्लक्स निकलेगा केवल हम उतना ही क्षेत्रफल क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रखने वाले हैं। मैं इस टोटल क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, ए को ना मैं ए डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ए डैश मतलब जितने क्षेत्रफल से फ्लक्स निकल रहा है उसका वैल्यू है, वो उसका मान हम रखने वाले हैं इससे निकाल के कि कितने क्षेत्रफल से फ्लक्स क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है ना, आइए पहले चेक करके देख लेते हैं कौन कौन से पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा और कौन से नहीं निकलेगा। थोड़ा बात करते हैं कौन सा, सामने वाला, ये वाला पृष्ठ देखता हूं मैं, ये सामने का फ्रंट वाला, ठीक है, फ्रंट वाले पृष्ठ। अच्छा, चूंकि थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इस वाले पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया हुआ है इसका, ठीक, या पूरा क्षेत्रफल अगर बात करें तो पूरा क्षेत्रफल कितना होने वाला है, यही होगा, क्योंकि जितना इसका क्षेत्रफल है उतना के बराबर सामने ये होगा, ठीक है। और जितना ये होगा उतना क्या होगा, ये पीछे वाला भी होगा, तो ये तीनों का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है, सामने से देख सकते, ठीक है। अगर इस क्षेत्रफल की दिशा की बात करें तो बोलेंगे सर इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तो इस क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत, लंबवत किधर होती है, बाहर, यानी कि इधर क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर होगी। अगर ये टोटल क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो इसकी दिशा किधर रहने वाली है, बाहर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पे, तो जहां पे पृष्ठ है वहां पे, ठीक। अगर यहाँ पे मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसी वाले पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मैं मान के चल रहा हूं कि इस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी है, ई है, जो इसके वजह से बन रही है, वही हमको निकालना भी है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो उसकी दिशा किधर होगी, तो सर दिशा जो होगी, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ है, पूरा ऐसे रखा हुआ है, तो प्लस चार्ज से जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं हमेशा किधर निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, लंबवत बाहर। तो इस पृष्ठ पे अगर बात करें वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो बोलेंगे उसकी दिशा जो होगी लंबवत बाहर की तरफ, यानी कि जिधर क्षेत्रफल की दिशा होगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। अगर इन दोनों का बीच का एंगल की बात करें तो बोलिएगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा सर, जीरो बनेगा। अगर दोनों के बीच का एंगल जीरो है तो कॉस थीटा की जगह कितना लिखेंगे, जीरो, तो जीरो रखेंगे तो कितना होगा, ई तो कुछ वैल्यू है ही यहाँ पे, ई, और साथ साथ में इसका क्षेत्रफल भी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस जीरो से वैल्यू कितना होता है, एक, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू हमको क्या होगा यहाँ पे मिलेगा। मतलब इस वाले पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, तो इस वाले पृष्ठ से हमको फ्लक्स मिलने वाले हैं। जी सर बिल्कुल निकलेंगे, सेम टू सेम। देखिए इस वाले पृष्ठ, इसके सीधा सामने वाले पृष्ठ से बात करें तो यहाँ पर भी देखेंगे क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, लंबवत बाहर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे भी पृष्ठ था,
तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, तीव्रता तो ई है, पर दिशा किधर होगी, तो वो भी किधर होगी, लंबवत बाहर। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज लंबवत बाहर की ओर। दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा सर? दोनों के बीच का एंगल मिलेगा कितना? 0। अगर 0 मिलेगा तो कुछ ना कुछ फ्लक्स हमको उस वाले पृष्ठ से भी निकलते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब इस वाले पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा और इस वाले पृष्ठ से हमको फ्लक्स निकलेगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब बचा कौन सा पृष्ठ? ऊपर वाला पृष्ठ। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। अगर इस वाले पृष्ठ की बात करें तो सोचिए ये वाला सरफेस कुछ ऐसे है, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा किधर होगी? तो क्षेत्रफल की दिशा लंबवत, पृष्ठ से लंबवत बाहर यानी ऊपर की ओर होगा। यानी क्षेत्रफल जितना भी होगा इसका, उसकी दिशा मान के चल रहे हैं किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। अच्छा सर, इस वाले पॉइंट पे यानी इस क्षेत्रफल पे या इस वाले पृष्ठ पे मान लेते हैं कुछ भी वैद्युत क्षेत्र हो, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि अलग होगा, इससे तो अलग ही होगा क्योंकि नजदीक है इसलिए। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है कुछ भी हो, उसकी दिशा की अगर बात करें तो दिशा किधर होगी? तो सर दिशा जो होगी लंबवत बाहर, प्लस चार्ज लंबवत बाहर, यानी किधर होगी? इधर की तरफ होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्षेत्रफल की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना सर? 90 का बना। अगर 90 का बना तो उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला यही होगा। तो E और A cos थीटा, थीटा जब कितना रखेंगे? 90, और cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0। अगर 0 है तो ये पूरा वैल्यू गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। समझा गया? अरे क्लियर हुआ? ऊपर वाले पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि E और A के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 का। 90 का बनेगा तो फ्लक्स निकलेगा कितना? 0। ऑब्वियस सी बात है, यही ना। तो ऊपर वाले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0। सेम चीज नीचे भी होगा, नीचे वाले से क्षेत्रफल की दिशा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर, एंगल 90, यानी किस वाले फ्लक्स से भी निकलने वाला सॉरी इस वाले पृष्ठ से भी निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। सेम सामने वाला पृष्ठ का भी होगा, साइड वाला अंदर वाला जो पृष्ठ होगा उसका भी क्या होगा? सेम केस होगा। यानी कि इसके चारों तरफ वाले जितने पृष्ठ होंगे उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना रहने वाला है सर? 0। तो टोटल फ्लक्स निकलेगा किससे? इस गॉसियन पृष्ठ से। तो सर दो पृष्ठ से निकलेंगे, एक कौन सा? ये वाला, और एक कौन सा? ये वाला। यही तो है जिनमें दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश के बीच के एंगल कितना बन रहा है? 0 का। जी सर बिल्कुल। तो अगर इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो क्या करना होगा? तो भाई फॉर्मूला तो यही लगेगा। यहां पर भी देखिएगा, अगर निकालना है तो उस केस में केवल इस पृष्ठ से और इसी पृष्ठ से क्या निकल रहे होंगे? फ्लक्स निकल रहे होंगे। तो इन दोनों पृष्ठ के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो सर E है, तो हमने क्या माना? E रख दिया। ठीक, और वही हमको कैलकुलेट भी करना है, ध्यान रखिएगा। ए डैश क्या है? तो ए डैश जितने पृष्ठ से क्या निकल रहा है? फ्लक्स निकल रहा है। तो कितने पृष्ठ से निकल रहा है सर? ए वाला पृष्ठ से निकल रहा है और ए वाला पृष्ठ से निकल रहा है। बताइएगा सर इसका क्षेत्रफल कितना है? तो सर ए है। क्यों? क्योंकि ये पूरे का क्षेत्रफल इसको जो समतल चादर माने तो उसका क्षेत्रफल कितना था? ए था। अगर इसका ए उतना ही ए भी है, इसका भी कितना होगा? ए उतना ही इसका भी है, तो इसका भी कितना है? ए। तो सर ए वाला क्षेत्रफल ए और ए वाला क्षेत्रफल ए, इस पृष्ठ का टोटल मिला के क्षेत्रफल कितना हुआ? तो सर ए और ए जो होगा टोटल क्षेत्रफल होगा 2a। हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। जी सर बिल्कुल समझ में आया। तो ए डैश का जो वैल्यू होगा वो कितना होने वाला है? मैं लिख रहा हूं, चूंकि ए डैश जो होगा 2a के क्या होगा? बराबर होगा। जी सर इन दोनों ही केस में यानी दोनों पृष्ठों में थीटा कितना होने वाला है? तो सर थीटा जो होगा कितना होगा? 0 का ही होगा, तभी तो फ्लक्स मिल रहा था। हाँ जी सर, वैल्यू रखिए उठा के यहाँ पे। तो फाई ई जो यानी कि टोटल जो फ्लक्स निकल रहा होगा उसको पृष्ठ से वो निकलेगा ई, और ए की जगह पे हो जाएगा कितना? 2a। ठीक, और ये हो जाएगा cos 0। जी सर बिल्कुल समझ में आया। फाई ई का जो वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है? e इंटू 2a। cos 0 का मान 1 होता है तो 1 रख दिया। समीकरण नंबर 1। क्या समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आ गया। भाई साहब कुछ नहीं किया मैंने, इस गॉसियन पृष्ठ के जितने भी पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहा था केवल उसको लिया, बाकी सबको गायब, बाय बाय टाटा कर दिया। ठीक है, तो हमको पता चला दो ही पृष्ठ से निकल रहा था, तो दोनों का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल a दूसरे का a, टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ? 2a। तो 2a रख दिया मैंने। ठीक है, जितने से फ्लक्स निकल रहा है उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2a, तो 2 रख दिया। और दोनों ही पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? E ही थी। ठीक है, समझ में आया? तो E मैंने रख दिया। ठीक, काम खत्म, एंगल 0 खत्म। अच्छा, पहले वाले तरीके से हमने फ्लक्स निकाल लिया इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला, जो कि कितना आया है? I इक्वल टू E इंटू 2 इंटू मतलब 2a। अब क्या करने वाले हैं? दूसरे तरीके से फ्लक्स निकालिए उस गॉसियन पृष्ठ से। अब भाई दूसरा तरीका क्या है? तो गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, हाँ सर गॉस का प्रमेय, नाम तो बहुत भारी है पर काम उतना ही आसान है।
क्या कहता है गॉस का प्रमेय, सुनिएगा। गॉस का प्रमेय से, ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या कहता है सर, सीधा सीधा लाइन कहता है कि टोटल गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होने वाला है, तो होगा फाई ई जो होने वाला है, ठीक है, वो कितना होगा, उसके अंदर जितना भी आवेश होगा, टोटल आवेश कितना है, क्यू है, उसमें कितना से भाग दे देना आपने को, एप्सिलॉन नॉट से। कितना से, एप्सिलॉन नॉट से। तो जितना वैल्यू आएगा उतना ही क्या होने वाला है, उस टोटल गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। इतना आसान, हाँ भाई इतना ही आसान है, गॉस का प्रमेय यही तो कहता है, सिंपल ही है। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अरे भाई यही तो है, इसमें इतना माथा पेची, इसमें इतना सिंपल, यही तो गॉस का प्रमेय, इसलिए तो आसान है भाई। गॉस का प्रमेय यही कहता है कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा, चाहे गॉसियन पृष्ठ किसी भी शेप का हो, कुछ भी हो, टोटल जो फ्लक्स होने वाला है कितना वाले वाला है, तो उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा, यानी कि इसमें इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है गॉसियन पृष्ठ के अंदर, क्यू है, तो क्यू में किससे भाग देना अपने को, एप्सिलॉन नॉट से। जितना वैल्यू आएगा उतना ही फ्लक्स क्या होने वाला है, उससे पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला है। अब चार्ज जिस भी पृष्ठ से निकले उससे मायने नहीं रखता, पर निकलेगा उतना ही। अब बताइए, अब ए वाला जो फ्लक्स है और ए वाला जो फ्लक्स है, दोनों इसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स हैं, और दो तरीके से निकाला है, क्या दोनों बराबर होंगे, जी सर दोनों वैल्यू बराबर ही होगा। तो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है ना, समीकरण, ठीक, 1 व 2 से। तो 1 व 2 से अगर चलेंगे तो आपको मिलेगा, इधर वाला जो वैल्यू होगा कितना होगा, इसका देखिए राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर, बात एक ही हुआ, दोनों प्लस बराबर है, दोनों प्लस को बराबर कर देना है। ई इंटू 2a जो बराबर होगा सर, बराबर होगा q अपान एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा सर, थैंक यू बताने के लिए। तो E का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमको E ही तो निकालना था इस वाले पॉइंट पे, तो E का जो वैल्यू होने वाला है E इक्वल टू हो जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे तो Q अपान, ठीक, तो हो जाएगा Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना A। अरे ये तो होगा, हाँ सर, गुणा में इधर जाएगा कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। सर बिल्कुल सही बताया आपने, थैंक यू बताने के लिए। आगे देखिएगा थोड़ा, ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आगे, ठीक, आगे देखिए। चूंकि एक पॉइंट हम जानते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल कितना है, a है, और इसके टोटल जो आवेश है कितना है, q है, तो हम क्या इस पूरे क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो निकाल सकते हैं। याद करिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला, सर पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, q अपान a, टोटल क्षेत्रफल से उस q में भाग दे देते हैं तो निकल जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ये देखिएगा, ठीक, यहाँ Q अपान ए क्या है, Q अपान ए को क्या लिख सकते हैं, Q अपान ए को क्या हम बोल सकते हैं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर इस समतल चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हम मान के चले सिग्मा है, तो Q अपान ए को कितना लिख सकते हैं, सिग्मा। तो E कितना होगा, तो सर E जो होगा यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू Q अपान ए को क्या लिखेंगे, सिग्मा। नीचे कितना बचा, बचा सर 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना बचा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो अपने को फार्मूला मिला, इस फार्मूले से ही हम क्या निकालने वाले हैं, इस समतल आवेशित चादर के निकट में किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस फार्मूले को देख के आपको लग रहा होगा सर कि क्या ये दूरी पे डिपेंड करता है, मतलब इस चादर से कितना दूरी पे है, मतलब जैसे कुछ दूरी पे अगर बात करें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पे, तो क्या दूरी पे डिपेंड करता है क्या, तो ये इस चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ दूरी कहीं नहीं आया फार्मूले में, यानी कि दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंड किस पे करता है, केवल सिग्मा पे। सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी तीव्रता भी बगल में क्या होगी, ज्यादा होगी। चाहे यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, इसके अगल बगल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर पॉइंट पे क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। चलते हैं फिर दूसरे अनुप्रयोग पे। तो गॉस के प्रमेय का जो तीसरा अनुप्रयोग होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो वो होगा एक समान रूप से तथा विपरीत प्रकार से आवेशित, ठीक, दो समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करने में, कैलकुलेट करने में, ठीक है। क्या कह रहा है, थोड़ा हेडिंग थोड़ा ध्यान समझते, कह रहा है कि दो प्लेट है, प्लेट मतलब क्या होता है, सीट ही होता है या चादर ही जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो दो प्लेट है और दोनों एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित मतलब जितना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है उतना ही क्या है, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और दोनों पे जो आवेश है वो नेचर में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि इस पे अगर प्लस चार्ज है तो इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, और दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या है, समांतर रखी हुई है, ठीक।
तो कभी भी ऐसा सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, पहला पॉइंट इस प्लेटों के बीच में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और उसके बाद से दूसरा सिचुएशन में क्या निकालना है, इस प्लेट के बाहर किसी बिंदु पे क्या निकालना है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, पीछे वाला ही जो हमने अभी फॉर्मूला डेरिवेट किया उसी का उपयोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि सीट का ही है, दोनों सीट ही है, तो सीट का अभी हम फॉर्मूला देखे हैं कि सीट, कोई भी सीट होता है या चादर होता है तो उसके बगल में जो चुंबकीय क्षेत्र की सॉरी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो देखे थे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इतना तो पता ही होगा। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो प्लेट बनाया हमने, एक प्लस चार्ज वाला, एक कौन सा हो गया माइनस चार्ज वाला, दोनों सीटी हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अच्छा, जितना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, इसका अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा ही है, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, अब हमको करना क्या है, इस पहला पॉइंट में इसके प्लेटों के बीच में क्या निकालना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ठीक, और दूसरे वाले केस में क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो पहला वाला सीन लेते हैं, पहले इसके अंदर चलते हैं। तो मैं लिखा हूं पहले आंतरिक बिंदु पे क्या निकालते हैं, आंतरिक बिंदु पे किसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए, अगर बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक, इस पॉइंट पे अगर हमको अगर निकालना हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट के दोनों तरफ दो प्लेट हैं, ये माइनस वाला है, कौन सा है, माइनस प्लस वाला प्लेट है। तो प्लस वाला प्लेट भी अपना यहाँ पे क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और माइनस वाला प्लेट भी अपना क्या बनाएगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अगर हम बात करें प्लस वाले प्लेट की, प्लस वाला प्लेट जो होगा यहां से कुछ दूरी पे है ये पॉइंट, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा अपना, ठीक है ना, वो मान के चल रहे हैं E1 बनाता है। कितना बना रहे हैं, E1। E1 की दिशा किधर होगी, तो दिशा जो होने वाली है भाई, सीधी सी बात है, इस पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट दोनों के कारण अलग अलग जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे होगी, दोनों अलग अलग निकाल के उन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, वही क्या होगी, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि है, तो दिशा भी देखना पड़ेगा उसका, तो वही कर रहा हूं मैं। पहला वाला जो प्लस वाला प्लेट है, इसके कारण इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसको E1 बोल रहा हूं, और उसकी जो दिशा रहने वाली है वो किधर रहने वाली है, तो आपको पता चलेगा कि प्लस चार्ज से हमेशा क्या होती है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है लंबवत बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ पे जो E1 का डायरेक्शन होने वाला है, ठीक, वो किधर होने वाला है, इधर की तरफ होगा। ठीक है, लंबवत बाहर यानी कि बाहर की ओर। ठीक है, ये E1 का डायरेक्शन है, E1, इसको मैं E1 बोल के रखता हूँ। ठीक, अच्छा, अगर E1 का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है सीट है, ये सीट क्या दर, हाँ, सीट के कारण बगल में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सर होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी पीछे ही पढ़े हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ साथ साथ में कि प्लेट P1 के कारण, ठीक है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं कुछ, इस बिंदु O दे देते हैं, ठीक है ना, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बातें की हुआ, उसको E1 बोल रहे हैं। E1 का वैल्यू कितना होगा, सर इस प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे 8 होगा। हाँ, किसी भी प्लेट के, यानी कि प्लेट मतलब सीट, सीट के बगल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, अभी पीछे हम लोग सॉल्व किया है, सिग्मा अपॉन कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा अपॉन कितना होगा, 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा सर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से पहले के कारण तो निकाल लिया हमने, दूसरे वाले प्लेट के कारण भी इसको निकालना पड़ेगा। अब दूसरा वाला प्लेट कौन सा है, माइनस चार्ज है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा ही है, अरे सेम ही चार्ज के थे। तो इसके कारण इस बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा भी देखनी है और उसका मान भी निकालना है। तो दिशा किधर होगी, तो सर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज से जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो लंबवत किधर बनता है, अंदर की ओर, तो लंबवत अंदर बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पे जो इसका दिशा होने वाला है वो किधर ही होगा, अंदर की तरफ, मतलब उसी की तरफ होगा, और उसको मैं बोल के रखता हूँ ये कौन सा है, E2 है, कौन सा है, E2। तो E2 की दिशा किधर होने वाली है, उधर ही होगी जिधर E1 की दिशा होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण से इस पे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो किधर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा, इसको मैं E2 बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका मान कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्लेट P2 के कारण, ठीक, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो सर इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा, इसको मैं E2 बोल रहा हूँ। E2 का वैल्यू कितना होगा, सर उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, वैसे में पहले इतना, यानी कि सिग्मा ही होगा, तो सिग्मा अपान
दूरी तो मायने रखना नहीं है कितना डिस्टेंस पे है, तो सीधा सीधा वो भी कितना होने वाला है 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, आंतरिक बिंदु पे इन दोनों प्लेटों के हम देख रहे हैं पहले प्लेट के कारण जो E1 आया, E1 का वैल्यू कितना है, इतना है। दूसरे प्लेट के कारण जो इस पे वैद्युत क्षेत्र बना उसका वैल्यू कितना है, इतना है। अरे यही तो है। अगर हमको इस बिंदु पे टोटल वैद्युत क्षेत्र बनाना होगा तो कितना होगा, तो दोनों वैद्युत क्षेत्र को जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो तो उसको चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो सदिश योग करते हैं। पर यहाँ पर देख रहे हैं दोनों वैद्युत क्षेत्र किधर है, एक ही दिशा में। एक ही दिशा में होते हैं तो सीधा हम क्या करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 प्लस E2 ही हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी सदिश जो होता है, कोई भी वेक्टर होता है, उसको जोड़ने का कौन सा तरीका लगाते हैं, सदिश योग करते हैं या वेक्टर योग करते हैं। और वेक्टर योग का रूल है कि अगर कोई दो सदिश एक ही डायरेक्शन में है, ठीक, तो उस केस में जो उसका रिजल्टेंट आता है यानी कि परिणामी जो आता है वो कितना होता है, वो सीधा वो दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा, E1 और E2 क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि अब लिख रहे हैं हम कौन सा बिंदु, ऊपर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो नेट वैद्युत क्षेत्र जो होने वाला है सर वो कितना होगा, तो E, इसको बोल रहा हूं नेट वैद्युत क्षेत्र को E जो होगा कितना होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा। अपने को दोनों को जोड़ना है, यही तो करना है। अब E1 E2 का वैल्यू उठा के रख दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आएगा आंसर, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो E का जो वैल्यू आने वाला है, E1 का वैल्यू कितना है, तो सर E1 का जो वैल्यू है, E1 जो होने वाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख दिया मैंने कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर E2 का वैल्यू कितना होने वाला है, प्लस करके करेंगे, E2 भी सेम उतना ही है, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, दोनों वैल्यू सेम है, तो जोड़ना है तो सीधा सीधा कह सकते हैं एक लड्डू यहाँ है, एक लड्डू यहाँ है, टोटल कितना लड्डू, 2 लड्डू, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E जो होगा कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो E का जो वैल्यू आने वाला है, ठीक है ना, जो टोटल जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसके अंदर वो कितना होने वाला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्लेटों के बीच में सर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितना होगा, तो सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, इक्वल होगा ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, समझ में आएगा जी सर, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी में देखिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये तो हमको समझ में आ गया आंतरिक बिंदु पे। इसी में एक और क्वेश्चन बोला गया है कि बाह्य बिंदु पे, मतलब उस प्लेटों के बाद कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां पर भी आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाह्य बिंदु पे देखते हैं। बाह्य बिंदु कहाँ है, तो इस दोनों प्लेट को बाहर कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं, चलो यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ P। ठीक है ना, जिस बिंदु पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट P पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले प्लेट P1 के कारण निकालेंगे, फिर प्लेट P2 के कारण, और दोनों को दिशा देखेंगे और दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। मैं पहले लिख रहा हूं प्लेट P1 के कारण, ठीक है, बिंदु कितना P पर वैद्युत क्षेत्र, सर उसका जो वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है, तो वो आएगा कितना, तो P1 के वजह से कितना आएगा बोलो, तो P1 की वजह से उसका फॉर्मूला कितना होगा, इसको E1 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पहले वाले प्लेट के कारण, ये होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उतना ही रहने वाला है। अरे भाई नजदीक वाले P1 मतलब पहले प्लेट के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, मैं पहले ही अभी हेडिंग में पढ़े थे। इसका मतलब इसके कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है कितना होने वाली है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और किधर होगा दिशा, तो दिशा पर प्लस चार्ज है तो प्लस से लंबवत बाहर की ओर, यानी कि इधर की तरफ होगा, तो ये इधर की दिशा पे होगा, ये E1 की दिशा किधर आने वाली है, इधर की दिशा में। ठीक है, इसको E1 बोला मैंने। ठीक, अब इसी प्रकार से फिर किसके कारण, प्लेट P2 के कारण, ठीक, निकालेंगे कारण बिंदु किस पे, P पर वैद्युत क्षेत्र, सर प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको E2 बोल रहा हूँ, कितना बोल रहे हैं, E2 का वैल्यू भी कितना होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना था सिग्मा, तो सिग्मा अपन कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा सर इसका वैल्यू तो हमको निकल गया, पर दिशा किधर होगा, तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 बोल रहे हैं। अच्छा सोचिए,
माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बनता है लंबवत अंदर की ओर, तो अंदर की ओर बनने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2 उसकी दिशा किधर रहेगी, इधर रहेगी अंदर की ओर, यानी कि इसको बोलेंगे E2। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इस बिंदु पे नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। अब सदिश योग करेंगे तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, पहले प्लेट के कारण E1 की दिशा किधर है, इधर, दूसरे प्लेट के कारण E2 की दिशा किधर है, इधर। इस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तभी समझाया हूं मैं, दोनों सदिश एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो परिणामी आएगा वो कितना रहने वाला है, एक में से दूसरे को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, सर जो नेट वैद्युत क्षेत्र आएगा कितना आएगा, तो उसका जो वैल्यू होने वाला है उसको E बोलता हूं, E हो गया कितना, E1, और किसको E1 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, E2 को, अच्छा तभी तो परिणामी निकलेगा या रिजल्टेंट निकलेगा। तो E1 में से किसको माइनस करना है, E2 को, पहले वैल्यू रख दीजिए सारा, E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका माइनस बीच में हो जाएगा माइनस, इसका भी वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लस है एक माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बताइए कितना आएगा वैल्यू, तो जो E का वैल्यू आने वाला है बाहर वो कितना होगा, 0, कितना आने वाला है 0। तो भैया दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस सिचुएशन में प्लेटों के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना रहने वाली है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर वाले बिंदु पे कितना रहने वाला है, तो 0। ठीक है, ये कंफर्म हुआ, तो ये था हमारा कौन सा, गॉस के प्रमेय का दूसरा तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है, अगला पे चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा। तो गॉस के प्रमेय का जो चौथा अनुप्रयोग होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो होगा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करने में, कैलकुलेट करने में। क्या कह रहा है हेडिंग, भैया कह रहा है इसमें कि एक गोला लेना है, गोला कैसा लेना है, खोखला लेना है, कैसा लेना है, खोखला। उस खोखले गोले पे आवेश एक समान रूप से हम मान के चलेंगे कि क्या होगा, पूरा वितरित है, एक समान रूप से क्या है, पूरा आवेश उससे आया हुआ है। तो उसके बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट लेना हमको, उस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको कैलकुलेट करना है। ठीक, उसके साथ साथ उस गोले के अंदर भी कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे क्या करने वाले हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको भी क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। ये दोनों ही सिचुएशन गॉस के प्रमेय की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या के एक खोखला गोला लिया है। ठीक है, देख रहे हैं, आर त्रिज्या का हमने क्या किया है, एक खोखला गोला लिया, उस गोले पे आवेश एक समान रूप से पूरा क्या है, वितरित है। मान के चल रहा हूं कि टोटल जो इस पे आवेश आया वो कितना आया है, Q है, टोटल आवेश कितना है, Q है, और Q आवेश पूरे गोले पे एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, तो इस गोले के केंद्र से, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि कैपिटल R दूरी पे, ठीक, एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इस पूरे गोलीय कोष के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, चूंकि गॉस के प्रमेय की सहायता से करने वाले हैं, तो गॉस का प्रमेय अगर लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, और गॉसियन पृष्ठ आपको बता चुका हूं मैं, इस प्रकार से मानते हैं कि सारा का सारा आवेश उसके अंदर आ जाए, उस गॉसियन पृष्ठ के। दूसरा पॉइंट, वो गॉसियन पृष्ठ उस पॉइंट से होकर जाना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो इस सिचुएशन के लिए हम इस पॉइंट पे, यानी कि बाह्य बिंदु पे, इस गोले से बाहर ही एक पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैं लिखा भी हूं, बाह्य बिंदु पे निकालना है। तो एक गॉसियन पृष्ठ हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, और गॉसियन पृष्ठ कहां से होकर जाना चाहिए, इस पॉइंट P से होकर क्या करना चाहिए, गुजरना चाहिए, और इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसमें पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाए, आसानी से आ जाए। तो मैं फिलहाल में ऐसे सिचुएशन के लिए मैं जो गॉसियन पृष्ठ माना हूं, कैसा माना हूं, ये भी गोलाकार ही माना हो, क्योंकि ये गोला है, इसके बाहर हमने क्या किया है, एक गोला ही मान लिया है, गोलीय पृष्ठ है, और ये भी कहां से होकर जा रहा है, उसका पृष्ठ बिंदु P से। तो गॉसियन पृष्ठ गोलाकार माना है हमने। ठीक है, गोलाकार मानने से क्या होता है कि एंगल आसानी से, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है आसानी से हमको पता चल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे गोलाकार हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। अब क्या करना है हमको, तो जैसा पिछले वाले सभी सिचुएशन में हमने किया, सबसे पहले क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की क्या करेंगे, हम लोग गणना करेंगे। तो फ्लक्स की गणना कैसे करते हैं, तो याद होगा आपको, दो तरीके से करते हैं, एक मेन फार्मूला, एक गॉस का प्रमेय से। और दोनों से फ्लक्स जो निकलेगा गॉसियन पृष्ठ से, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो लास्ट में हम दोनों से क्या कर लेंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारा जिस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो सबसे पहले मेन फार्मूला लगाते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक,
मेन फार्मूला मतलब कौन सा, ई ए कॉस थीटा वाला, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं पहले, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, कुल फ्लक्स में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कुल फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। पहले कौन सा फॉर्मूला भैया, मेन फार्मूला। तो मेन फार्मूला क्या है, तो फाई ई जो निकलता है उसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान समझिएगा, ई क्या होता है, तो ई जहां पे पृष्ठ होता है, जो सरफेस होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है जिससे फ्लक्स आप क्या कर रहे हैं, निकलने वाला निकाल रहे हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उस चीज का वैल्यू है, मतलब वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उस चीज को दर्शाता है। ये क्या होता है, तो जितने पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहा होता है उसका क्या है, क्षेत्रफल है। थीटा क्या है, तो थीटा जो है ई और ए के बीच का क्या होता है, कोण होता है। फ्लक्स वाले में हमने क्या किया है, बहुत अच्छे समझे थे, ठीक। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू लेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि इस पॉइंट पे, ठीक, जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक, उसका तीव्रता कितनी है, ई है। पहले से ही मान ले रहा हूं, वही तुमको कैलकुलेट करना है सर, हाँ पता है ई का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है, पर मैं पहले से मान के चल रहा हूं उस बिंदु पी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ई होगी, ठीक। तो इस फार्मूले में हमको ई का वैल्यू तो रखना नहीं है। अच्छा, जहां जहां यह पृष्ठ क्षेत्रफल होगा सबसे दूरी कितनी होगी, आर ही होगी उसका गॉसियन पृष्ठ का, तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहने वाली है, ई ही रहने वाली है, ठीक है। तो ई तो हो गया, क्लियर हो गया। पूरे काल्पनिक पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी है, ई है, तो ई रख दिया मैंने, ठीक। अच्छा, ए क्या है, तो भैया मैं लिख रहा हूं ए कितना होगा, क्षेत्रफल, उस काल्पनिक पृष्ठ की क्षेत्रफल जिससे फ्लक्स निकल रहा है, ठीक। तो कितने क्षेत्रफल से फ्लक्स निकल रहा है, तो बोलेंगे सर पूरे गोले से निकल रहा है, पूरे गोले से, क्योंकि गोलाई तो मैंने माना है उसी से निकलना है। तो पूरे गोले से जो निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, सॉरी पूरे गोले से अगर फ्लक्स निकल रहा है तो अपने को क्या रखना है, उसका पूरा क्षेत्रफल रखना है। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, सर गोला कौन सा, ये वाला गोला, बड़ा वाला, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल आर, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, उसका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, तो गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल होने वाला है वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर, बड़ा वाला, क्योंकि बड़ा वाला पृष्ठ निकल रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थीटा कितने वाला, थीटा कितना होगा, थीटा सर ई और ए के बीच का कोण होता है। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है, तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा इस वाले पॉइंट पे, उसकी दिशा किधर रहेगी, तो लंबवत बाहर, लंबवत बाहर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी दिशा किधर रहने वाली है, इधर रहने वाली है, यही ना। और इसके साथ साथ ये जो होता है क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल मतलब सतह जो है सॉरी क्षेत्रफल सदिश मतलब कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा को दर्शाता है। तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तो सतह के लंबवत, तो जो गोलीय पृष्ठ मानेंगे यहाँ पे उससे लंबवत दिशा, तो लंबवत दिशा किधर होने वाली है, तो सर लंबवत दिशा किधर होने वाली है, इस दिशा में होगी, ऊपर ही होगी, यही ना। ये किसकी दिशा होगी, क्षेत्रफल की, यानी कि एक ही दिशा होने वाली है। हर पॉइंट पे सेम यही चीज होगा, प्लस सॉरी वैद्युत क्षेत्र किधर निकलेगा, लंबवत बाहर, क्षेत्रफल की दिशा भी किधर होगी, लंबवत बाहर, हर एक पॉइंट पे ऐसा होने वाला है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, सर दोनों अगर एक ही दिशा में है तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच का, 0। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे हर केस के लिए, 0। तो 0 रखेंगे तो फ्लक्स कितना निकलेगा टोटल इस गॉसियन पृष्ठ से, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, और ए का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश रखेंगे तो कॉस 0 अंश का वैल्यू कितना होता है 1, तो मैंने 1 रख के गुणा कर दिया उसमें, तो ये वैल्यू कितना आया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं बोल रहा हूं समीकरण नंबर 1। समझे, जी सर समझ में आया। इस टोटल गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो मेन फार्मूले से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कौन सा है, गॉस का प्रमेय। तो मैं लिख रहा हूं दूसरा तरीका, यानी कि गॉस के प्रमेय से। भैया गॉस का प्रमेय क्या कहता है, ये तो सीधा एक ही लाइन में फ्लक्स को निकाल देता है। क्या कहता है, तो गॉस का प्रमेय कहता है कि इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा ना वो कितना होने वाला है, तो होगा, ठीक, कितना, उसके अंदर जितना आवेश होगा नेट आवेश, टोटल इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ का टोटल आवेश कितना है, यही तो है टोटल, कितना है, क्यू, तो इसका हो गया कितना,
क्यू। नेट आवेश में किससे भाग देना अपने को, एप्सिलॉन नॉट से। तो जितना भी भाग देंगे जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, इस गॉसियन फिल्ड से निकलने वाला फ्लक्स होगा। नहीं होगा क्या, अरे यही तो बोलता है। जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हो गया गॉस के प्रमेय से हमने उसी गॉसियन फिल्ड से निकलने वाला फ्लक्स निकाला, और इसको मैं बोल के रखता हूँ समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसी गॉसियन फिल्ड से इतने ही आवेश से पहले मेन फार्मूला से हमने क्या निकाला, फ्लक्स निकाला, फिर गॉस के प्रमेय से उसी गॉसियन फिल्ड से निकलने वाला फ्लक्स निकाला। क्या दोनों बराबर होंगे? हाँ बिल्कुल बराबर होंगे भाई, उतना ही चार्ज से तो निकलने वाला फ्लक्स निकल रहा है, तो दोनों बराबर ही होंगे। तो अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 के जो दोनों फ्लक्स होंगे उसको क्या कर देंगे हम लोग, आपस में बराबर कर देंगे। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइड में थोड़ा, ठीक। समीकरण ठीक 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कितना होगा, E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर होगा, बोलिए किसके, Q अपान कितना के, एप्सिलॉन नॉट के। E का वैल्यू कैलकुलेट करना था हमको, अरे ये तो निकालना था, तो E को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको इधर भेजिए। तो E का वैल्यू कितना आएगा बोलिएगा, तो E का वैल्यू होगा एफ नीचे आएगा, तो अच्छा 4 पाई को ना एप्सिलॉन के साथ लिख दे रहा हूं मैं, और आर स्क्वायर को साइड में लिख रहा हूँ, Q को ऊपर, ऊपर कितना हुआ Q, नीचे कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आर स्क्वायर। थोड़ा एक साथ इसको करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, E इक्वल टू सेपरेट करके इसको लिख सकता हूँ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर कितना हुआ Q अपान कितना आर स्क्वायर। दिख रहा है क्या, अरे समझिए क्या, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता होता है, कितना होता है 9 गुणे 10 पे घात कितना 9। अरे सर बिल्कुल सही पकड़ा। तो इस पॉइंट P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान आर स्क्वायर। Q मतलब उसके अंदर टोटल जो इस गोली कोष से जितना टोटल आवेश था वो आवेश का वैल्यू है, R मतलब इस गोली कोष के केंद्र से कितना दूरी पे वो बिंदु P है। अच्छा केंद्र से ध्यान देना है, ये जो R है वो कहां से है, गोली कोष के पृष्ठ से नहीं है, बल्कि उसके केंद्र से है, कितना दूरी पे वो बिंदु P है। अच्छा सर ये फार्मूला अपने को कहीं ना कहीं तो देखे लगता है, कहाँ देखा है, याद करिए कहाँ देखा है, चैप्टर नंबर 1, ठीक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब कैलकुलेट कर रहे थे तो सेम फार्मूला आया था कि अगर कहीं पर ऐसा सीन हो कि Q आवेश से एक बिंदुवत रखा हो, उससे अगर R दूरी पे आपको कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका भी फार्मूला आया था, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर। याद आ रहा है? जी सर सेम फार्मूला यहां भी आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गोलीय कोष है तो वो भी कैसे बिहेव करता है, एक बिंदु आवेश के तरह ही क्या करता है, ये भी बिहेव करता है। ऐसा इसका भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से इसका आवेश मतलब रिप्रेजेंट करता है या दिखाता है कि पूरा का पूरा आवेश कहाँ है, उसके केंद्र पर ही क्या है, एक जगह संरक्षित है। समझ में आया क्या? तो कहीं पर भी अगर गोलीय कोष है तो उसका सेंटर ऑफ जो चार्ज होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे सेंटर ऑफ चार्ज होता है, वो कहाँ रहता है, उसके केंद्र पर ही रहता है। और इसी वजह से जो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला आ रहा था वही इस गोलीय कोष के कारण से भी क्या हो रहा है, सेम फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये तो एक कौन सा है, बाहरी बिंदु पे हो गया। अगर आपसे पूछे कि गोलीय कोष के अंदर कहीं पे पॉइंट ले लीजिए, जैसे कहीं पे इसके अंदर ले लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अगर इसके आंतरिक बिंदु पे बताना है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आंतरिक, यहीं पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आंतरिक बिंदु पे, बिंदु पर, ठीक है ना। तो आंतरिक बिंदु के लिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर इस पॉइंट पे आपको निकालना है तो यहां से होकर जाने वाला है क्या, कितना पड़ेगा हमको, गॉसियन पृष्ठ, और इस प्रकार से खींचना पड़ेगा कि सारा चार्ज इसके अंदर आ जाए। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्या करेंगे, ऐसा कोई गॉसियन पृष्ठ खींच पाए जो इस पॉइंट से होकर जाए या पूरा का पूरा ये चार्ज क्या हो जाए उसके अंदर आ जाए। तो हमको गॉसियन पृष्ठ अगर खींचना होगा अंदर तो कैसे खींचेंगे, अगर गोलाकार खींचेंगे तो किस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे, यही ना। और इस प्रकार से खींचेंगे तो इस बिंदु पे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो भैया गॉस का प्रमेय लगाएंगे। तो पहला पॉइंट हुए या कह सकते हैं गॉस का प्रमेय लगाएंगे। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा उसके अंदर नेट आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये गॉसियन पृष्ठ अगर ऐसा गोलाकार माने हैं तो उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं होगा, और जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना रहेगा, 0। और फ्लक्स ही 0 आ रहा है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रही होगी,
जीरो, तभी फ्लक्स कितना आ रहा है, जीरो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, गोलीय कोष के अंदर वाले भाग पे किसी भी बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट इसमें क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये कौन सा था, कोस के परिमेय का कौन सा अनुप्रयोग था, चौथा अनुप्रयोग था, ठीक है। तो ये अनुप्रयोग खत्म हो गया। और इसी क्रम में जो हमारा इस चैप्टर में अगला जो हेडिंग आता है, ठीक, वो होगा गॉस के परिमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन, जो कि बोर्ड में कई बार क्या होता है, ये पूछा गया हुआ है और अक्सर ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो कूलाम के नियम का अगर आपको क्या करना है, सत्यापन करना है, तो कूलाम का जो नियम होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को क्या करता है, कैलकुलेट करता है या बताता है, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको दो आवेश क्या करने पड़ेगा, मानने पड़ेंगे, और वो भी कुछ दूरी पे हो, ठीक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे माना है कि एक पहला जो आवेश है प्लस क्यू है, ठीक, एक आवेश प्लस क्यू है, उससे आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिसपे दूसरा आवेश कितना रखा हमने, क्यू नॉट रखा हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको ए निकालना है कि ए वाला जो आवेश है इस आवेश पे कितना क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और ऑलरेडी हम पढ़े हैं कूलाम के नियम में कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, यानी कि ये वाला इस पे जो लगाएगा बल वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू कितना, कूलाम का नियम से अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा, पहला आवेश कितना है Q और दूसरा कितना है Q नॉट, तो Q इंटू Q नॉट अपन दूरी कितनी है R, तो R का स्क्वायर, इतना फोर्स क्या करने वाला है, लगने वाला है। हमको यही प्रूव करके क्या करना है, लेके आना है, ठीक है। अरे भाई दो आवेश हैं तो दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है, R है, तो ये वाला आवेश इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो कूलाम के नियम से अगर चलेंगे तो इतना ही लगेगा भाई। पहला जो होता है Q1 मतलब पहला आवेश, और Q नॉट कौन सा होता है, यानी दूसरा आवेश, और बीच की दूरी का स्क्वायर करते हैं, इतना ही लगता है। तो अपने को क्या करना है, गॉस का परिमेय की सहायता से क्या करना है, दिखाना है कि ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे इतना फोर्स क्या करने वाला है, लगाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये वाला आवेश इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको निकालना है। तो किसी भी आवेश के ऊपर लगने वाला अगर फोर्स आपको निकालना है तो उसका एक तरीका और होता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये आवेश जहां रखा है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ठीक, कैसे भी अगर हमको ये पता चल जाए, अच्छा इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस बिंदु कहाँ है, पी है ना, इस बिंदु पे ही आवेश रखा था। अगर कैसे भी हमको ये पता चल जाए कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो आराम से Q नॉट पे लगने वाला फोर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कहेंगे सर कैसे, तो याद करिए एक फार्मूला पढ़े थे हम पीछे कि अगर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है और वहां पे आवेश कुछ रखा हुआ है जिसका वैल्यू हो कितना Q, तो उस पे क्या लगेगा, फोर्स, और वो फोर्स कितना लगेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू E इंटू क्यू, याद है नॉट, अगर ये Q है तो E इंटू क्यू नॉट। अरे याद होगा पिछले वाला चाहे बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना होता है, तो F अपॉन क्यू नॉट, अरे यही तो पढ़े थे पहले चैप्टर में। तो F निकालना है तो कितना होगा, E इंटू क्यू नॉट, यानी कि कहीं पर भी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो और वहां पे कुछ आवेश रखा है तो उस आवेश पे जो लगने वाला फोर्स निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट, ठीक है ना। तो अगर इस चार्ज पे लगने वाला अगर फोर्स हमको निकालना है, तो अगर यहाँ पे कैसे भी जुगाड़ पंग लगा कि हम क्या निकाल लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, तो आराम से उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। तो मेन अपना काम क्या होने वाला है, क्या निकालना है, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कहां पे, बिंदु P पे। आप सोचिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे कैसे निकालेंगे, तो एक कोई आवेश है उससे कुछ दूरी पे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, ठीक है ना। चूंकि गॉस का परिमेय से लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिस बिंदु पर आपको क्या करना है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, उस बिंदु से होके जाने वाला है क्या खींचना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि गॉस का परिमेय लगाना है तो गॉसियन पृष्ठ आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक। तो मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट इस बिंदु P से होके जाने वाला क्या खींच रहा हूं, एक गॉसियन पृष्ठ, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, R त्रिज्या की रहेगी, ठीक। अब गॉसियन पृष्ठ माने हैं तो हमको क्या करना है, गॉस का परिमेय क्या बताता है, उस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, क्या निकालता है। तो सबसे पहले तो हमको इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स को अब क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और फ्लक्स निकालने के कितने तरीके हैं हमारे पास, तो सर दो तरीके हैं, एक मेन फार्मूला, एक गॉस का परिमेय,
अब दोनों ही इसी गॉसियन पीठ से निकलने वाला फ्लक्स बताएंगे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से पता चल जाएगी, जैसे पिछला अभी करते आ रहे हैं हम लोग सारा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी तो उस पर जो आवेश, इस आवेश से लगने वाला जो फोर्स होगा कितना होगा, E इंटू क्यू नॉट के बराबर होगा। यही कर देना आपने को, वैल्यू आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ हमने माना और इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। तो पहले अपना मेन फॉर्मूला लिखाएंगे, ठीक है ना, मेन फॉर्मूला लगाएंगे। मैं लिख रहा हूं पहले गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। बोलिए भैया कितना होगा सर, कितना होगा, तो मेन फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेन फॉर्मूला क्या कहता है, तो फाई ई जो होगा कितना बराबर होगा, ई ए कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। जी सर पता है, बिल्कुल पता है। अच्छा, ई ए कॉस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। ई क्या होता है, तो जहां पे एक गॉसियन पृष्ठ है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं मान के चल रहा हूं कि इस पॉइंट पे, बिंदु पी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, ई है। कितनी है, ई है, ठीक। ठीक है, तो जो मेन फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ई क्या होता है, तो ई जहां पे गॉसियन पृष्ठ रखा है या जहां पे वो काल्पनिक पृष्ठ है जिससे फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो गॉसियन पृष्ठ कहां पे है भाई, इस वाले पॉइंट पे जहां जहां है, यानी कि बिंदु पी पर भी है। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सर वही तो कैलकुलेट करना है। तो उसी को मैं पहले मान लेता हूं कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई ही है, ठीक। मैंने ई मान लिया कि बिंदु पी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई होगी। आर त्रिज्या है तो हर एक पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, ठीक। ई हो गया। ई के बाद से ए क्या होता है, तो ए जितने गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहा है उस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ए का वैल्यू कितना होगा वो रख देंगे। थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का क्या होता है, कोण होता है, यही तो होता है। आइए सारा वैल्यू रख देते हैं। ई तो भाई हर एक पॉइंट पे, देखिए ई क्या है, ई इस जहां जहां एक गॉसियन पृष्ठ है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर जो पी वाले पॉइंट पे और साथ साथ में ये सब बराबर डिस्टेंस होगा, हर पॉइंट पे जितना पी पे होगा उतना हर एक पॉइंट पे होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे जो पी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी है, ई है। तो ई का वैल्यू तो ई ही रहेगा, पर ए कितना होगा, ए क्या है, तो ए जो होगा वो जितना गॉसियन पृष्ठ है उसका, जिससे निकलने वाला फ्लक्स निकल रहा है, जिससे पूरे गॉसियन पृष्ठ से ही निकल रहा है, उसका क्षेत्रफल। तो चूंकि ये गॉसियन पृष्ठ कैसा माने, हम गोलाकार माने हैं, तो गोला है तो गोले का क्षेत्रफल वही कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आर है तो कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा सर, थीटा ई और ए के बीच का कोण। अब सोचिए ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर होगी, लंबवत बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल यानी कि गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो भी किधर होगा, पृष्ठ से लंबवत बाहर। तो लंबवत बाहर होगा किधर होगा, वो भी उसकी भी दिशा किधर होगी, इधर ही होगी, एक ही भी दिशा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा सर, 0 बनेगा। तो 0 बनेगा तो थीटा की वैल्यू कितना लिख देंगे यहाँ पे, 0 बनेगा। अब इसमें पुट करेंगे तो फाई ई निकलेगा, यानी कि उस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना निकलेगा, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉन्जुगेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ समीकरण नंबर 1, कितना बोल रहा हूँ, समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्लियर हुआ क्या। दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया किससे, मेन फार्मूला से हमने इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाल दिया, ठीक। अब ये दूसरा कौन सा फार्मूला लगाते हैं, गॉस का परिमेय लगा देते हैं, ठीक। तो लिख देंगे गॉस के प्रमेय से, ठीक है, गॉस के परिमेय से। गॉस का परिमेय क्या कहता है, कहता है इस टोटल गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा ना, यानी कि फाई ई जो होगा वो सीधा निकाल सकते हैं, उसके अंदर जितना नेट आवेश है, नेट आवेश कितना है, क्यू है, क्यू अपन कितना बराबर होगा, क्यू में कितने भाग देंगे, एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे तो उतना के क्या होगा, इक्वल होता है। इसको मैं बोल रहा हूँ समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, दोनों इसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व किससे, 2 से, और 1 व 2 से करेंगे तो यहाँ देखिएगा कितना होगा भाई, इधर वाला कितना है इसका, देखो राइट हैंड साइड इसका बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, बराबर होगा, यही ना, ठीक है। ई का वैल्यू हमको क्या करना था, कैलकुलेट करना था उस पॉइंट पी पे, यानी कि वही वैल्यू है ई। तो ई का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या भेजेंगे, इधर भेजेंगे। तो यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ कि ई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इसको भेजेंगे तो क्यू अपान कितना होगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख दिया, आर स्क्वायर को उसके बगल में लिख दिया है, ठीक है। अच्छा इसको और साइन से लिखे तो लिख सकते हैं कितना ई का जो वैल्यू होने वाला है, या इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ई का वैल्यू कितना निकला वहां पे, उस पॉइंट पे जो ई का वैल्यू निकला है कितना निकला है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर स्क्वायर, ठीक है क्या। किस पॉइंट पे, बिंदु पी पे, वही तो हमको निकालना था। मैं पहले ही बोला था आपको कि अगर कैसे भी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाती है तो यहाँ पे आवेश कितना रखा है क्यू नॉट। अच्छा ये जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा ई वो इस आवेश के कारण ही होगा, यही ना, अरे इसी आवेश के कारण तो बनेगा जी सर। और वो वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल टू E इंटू क्यू। आराम से हम क्या करेंगे वो फोर्स क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई जो कि कितनी होने वाली है, E इक्वल टू होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब क्या निकालनी है, तो यहाँ लिख रहा हूं, तो फोर्स निकालना है ना, Q नॉट पर लगने वाला क्या निकालना है, बल, ये तो निकालना है, यही ना। और ये जो बल होगा उसका फॉर्मूला कितना होगा, तो F इक्वल टू होगा कितना E इंटू क्यू नॉट। अरे क्यू नॉट चार्ज था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वहां पे E, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यही ना। अब रख दीजिए वैल्यू, E का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे सीधा, तो E का जब वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा, तो इसको मैं इधर साइड में लिखता हूँ, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। E का वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, E का वैल्यू पूरा है, पूरा उठा के यहाँ रखेंगे तो ये क्यू नॉट से कितना होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ E का जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा E का वैल्यू पूरा रख देते हैं, यानी कि Q और अपन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर स्क्वायर, और उसके साथ साथ इसमें गुणा करना है किससे, Q नॉट से, तो उस पर से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q नॉट। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साइड कर देता हूँ, Q और Q नॉट अपन आर स्क्वायर को एक साइड कर देता हूँ, सॉरी ये नहीं होगा, फोर्स होगा। अच्छा फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा यहाँ से F इक्वल टू कितना होगा बोलिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ कर दिया, और ये इधर कितना बचा Q इंटू क्यू नॉट अपन नीचे कितना बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इतना फोर्स उस चार्ज पे लगेगा, कौन से चार्ज पे, तो क्यू नॉट वाले पे। क्या ये फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया, जो कूलाम के नियम से फोर्स मिलता है उसके बराबर नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, ये तो कूलाम का नियम भी बताता है कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा कितना होगा, इतना ही होगा। और सेम हमने गॉस के प्रमेय की सहायता से प्रूव किया तो भी वो फोर्स कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो गॉस के प्रमेय से क्या कर सकते हैं, आराम से कूलम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग हमारा क्या है, सत्य हुआ, ठीक है ना, हमने कर दिया, इसको सत्यापित कर दिया, ठीक। ये इस चैप्टर का कौन सा हेडिंग था, लास्ट हेडिंग था। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो कि काफी छोटा चैप्टर था। मैं एक लेक्चर और लूंगा इस चैप्टर पे, जो कि क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाले हैं बोर्ड की व्यू से, उसको मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद से फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है वैद्युत दीप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।